Dear students, welcome to the class of Political Science. This is Dr. Sudhanshu. Today we will discuss the Indian political thought, in which we will focus on the political thinker E.V. Ramaswamy Naikar, who is also known as Periyar. आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में, जिसमें हम भारतीय राजनीति चिंतन के ऊपर डिस्कस करेंगे और स्पेशली फोकस करेंगे ई.वी. रामास्वामी नायकर, जो कि पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं। एक कंट्रोवर्शियल फिगर भी है, सोशल रिफॉर्मर भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, इसलिए भी भारतीय राजनीति और खास तौर से दक्षिण भारत की राजनीति पे इनका काफी असर पड़ता है। आज की भी दक्षिण भारत की जो राजनीति है उसमें कह सकते हैं पेरियार का एक बड़ा रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया कि अभी तक आपको कि किसी भी थिंकर को जानने के लिए, किसी भी राजनीतिक चिंतक या सोशोलॉजिस्ट या पॉलिटिकल थिंकर जो भी हो, उनको जानने के लिए उनके समय काल परिस्थिति, जो टाइम पीरियड है, वो जरूरी होता है। उनकी हिस्टोरिकल नॉलेज जरूरी होती है। उस समय की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन को जानना जरूरी होता है, क्योंकि वही किसी भी जो थिंकर होता है उसके आइडिया को सेव करते हैं। एक तरफ तो उनके आइडिया को सोसाइटी सेव करती है, दूसरी तरफ उनके आइडिया सोसाइटी को भी सेव करते हैं, इसलिए उस टाइम पीरियड को जानना बहुत जरूरी है। एज ए पॉलिटिकल थिंकर, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम उस थिंकर को इंटरप्रेट करेंगे उसके टाइम फ्रेम में। तो जैसा मैं कहते हैं कि हम सबसे पहले किसी के भी जीवन को, लाइफ को फोकस करते हैं कि क्या है जीवन में। तो हम देखते हैं इनका जीवन, लाइफ कैसे चल रही है। बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1879, इरोड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अब ये 1879 में पैदा होते हैं और इनके जो जीवन है उसके बाद, क्योंकि 1879 एक ऐसा फेज है जहां पर आजादी का मूवमेंट शुरू हो चुका है, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और साथ ही साथ जो नेशनल मूवमेंट है वो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरह बन चुका है। इससे पहले अलग अलग जो स्टेट्स है उनके अंदर एक क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, लेकिन ये एक नेशनल मूवमेंट की तरह पहुंच जाता है। तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु, उस समय ये मद्रास प्रेसिडेंसी में था, जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोयम्बटूर। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ऑलमोस्ट साउथ के ज्यादातर स्टेट थे, जिसमें आंध्र प्रदेश भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, कर्नाटका का एक बड़ा हिस्सा आता था ये, और उधर से दूसरी तरफ से बॉम्बे प्रेसिडेंसी था बड़ा प्रेसिडेंसी में से, और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये तमिलनाडु में पैदा होते हैं। हिज फैमिली वॉज प्रॉस्परस बिजनेस फैमिली। इनके पिता वेंकटप्पा नायकर जो थे वो काफी बड़े बिजनेसमैन थे उस समय के कोयम्बटूर के, और प्रॉस्परस फैमिली, जैसा कि ऐसा कोई जीवन में जो फाइनेंशियल क्राइसिस इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं देखी, लेकिन ये अपने आप में विद्रोही किस्म के व्यक्ति थे। विद्रोही इसलिए क्योंकि उनके घर में, क्योंकि बिजनेस से जुड़े हुए थे, तमाम तरह के लोग आते थे, उसमें से बहुत से लोग रिलीजियस भी होते थे और रिलीजियस बैठक इनके घरों में हुआ करती थी लगातार। तो जब ब्राह्मण्स जो होते थे वो आते थे, या ब्राह्मण जो होते थे, वहां के जो संभ्रांत ब्राह्मण हुआ करते थे, वो आते थे और अपने जो तर्क वितर्क करते थे, तो ये खुद भी उसमें क्वेश्चंस करते थे कि जो भी आइडिया है हिंदुइज्म का या इस तरह की चीजों का, उससे काफी क्वेश्चन करते थे। और ही वॉज रिबेलियस इन कैरेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही। और एक जो इंसिडेंट है, जो एक इंसिडेंट घटती है इनके जीवन में, एक काफी प्रसिद्ध ब्राह्मण वहां के हुआ करते थे, उनके भाई को इन्होंने किसी चीज में अरेस्ट करा दिया और उसकी वजह से इनके पिताजी ने इनको काफी बुरा भरा कहा और साथ ही साथ इनको मारा भी। उसके बाद ये बनारस चले जाते हैं। उसका भी एक जिक्र मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से बनारस जाना उनके लिए एक बदलाव लाता है, जिस तरह से उनका पूरी सोच बदल देती है। बनारस के जो इंसिडेंट होता है, बनारस का जो उनका विजिट होता है, वो ही डिफाइज ऑल कास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब क्योंकि ये बचपन से ही वेद पुराण या इस तरह की चीजों में जो भी
कंसिस्टेंसी नहीं थी, या जिसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, जिस तरह से वहाँ पे जाति व्यवस्था थी, उसको हमेशा क्वेश्चन करते थे कि ये क्यों जरूरी है। उसी समय से लगातार जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, चाहे वो दास प्रथा थी या दासी प्रथा, देवदासी जो बनती थी वो थी, या इसके अलावा तमाम तरह की जो कास्ट प्रैक्टिस वहाँ बहुत ज़्यादा रिजिड थी, उसको भी क्रिटिसाइज करते थे और उसके भी क्वेश्चन पूछते हैं। हिज होम वॉज मीटिंग प्लेस फॉर पंडित्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स। वहाँ पे क्योंकि इनके पिताजी काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे, तो वो खुद भी वहाँ पे काफ़ी मीटिंग्स होती थी और इन सब चीज़ों को एक संभ्रांत घर में होने की वजह से, लेकिन इन सब चीज़ों से इनके ऊपर डायरेक्टली वो ये रिलीजियस नहीं बनते, बल्कि उनके ऊपर अपोजिट असर पड़ता है। He started asking question about the inconsistency and improbabilities in the पुराणिक स्टोरी। जैसे वेद पुराण या इस तरह की जो स्टोरीज थी, उसके अंदर जैसे हमने बताया कि जो भी चीजें लिखी होती थी तो इनकंसिस्टेंसी थी, कि एक तारतम्यता नहीं थी, कि ये जो बोला गया है एक चीज में कुछ बोला गया, उसका अपोजिट दूसरे जो उपनिषद है उसमें बोल दिया गया, या इस तरह से कोई बहुत सी ऐसी चीजें थी जो नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट में जाती थी। जिस तरह से अगर हम जाति प्रथा को देखें कि ये मान ही लिया गया बर्थ के आधार पे ही कोई सुपीरियर है और कोई इंफीरियर है, तो इस तरह की चीज़ों को वो क्रिटिसाइज करते थे कि वेद पुराण में ये चीज़ें गलत है, क्योंकि ये तो नेचुरल जस्टिस के भी अलग है। क्योंकि उस समय तक ब्रिटिशर्स के आने की वजह से तमाम तरह के मॉडर्न आइडियाज़ भी भारत के अंदर आ गए थे। लोग बाहर जाके पढ़ने लगे थे ब्रिटेन में, और वहाँ से साइंटिफिक वैल्यूज़ लेके आए थे, हमारे जो कह सकते हैं कंजर्वेटिव वैल्यूज़ से अलग, और उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं, ओपनली करना शुरू कर देते हैं। He asked the relevance of the caste in the society। कास्ट सिस्टम को लेके एक बहुत एग्रेसिव मूवमेंट चलाते हैं पूरे जिंदगी भर। अगर आप पूरी लाइफ को देखेंगे तो सबसे अधिक जो फोकस करते हैं पेरियार, वो है फोकस उनका कास्ट सिस्टम और कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने का, कि किस तरह से कास्ट सिस्टम का कोई रेलेवेंस नहीं है, उसका औचित्य ढूंढते हैं। और लगातार जैसे हमने बताया कि अपने घर में जो लोग आते थे, ब्राह्मण्स आते थे या पंडित जो हैं, उनसे वो क्वेश्चन पूछते थे कि इसका औचित्य क्या है, और वो जो उसका जवाब देते थे उससे वो सहमत नहीं होते थे, क्योंकि उसका जवाब साइंटिफिकली या रैशनल तर्क के आधार पे वो नहीं दे पाते थे। तो इन सब चीज़ों को लेके, तो जैसे मैंने अभी बताया कि इंसिडेंट जो बनारस का होता है, जब इनके पिताजी इनको पीट देते हैं और उसके बाद ये घर छोड़ के चले जाते हैं, बनारस में जाते हैं। बनारस में चाहते हैं कि मेरे अंदर से जो चीज़ें हैं वो निकले, और सत्य की खोज जिसको कह सकते हैं, उस खोज में जाते हैं कि एक्चुअली रिलीजन है क्या, कि रिलीजन को यहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे, तो वाराणसी में देखते हैं किस तरह से। लेकिन वाराणसी के अंदर, बनारस के अंदर इनके साथ और दुखद घटना होती है, या कह सकते हैं जिससे वो पूरी तरह से रिलीजन से दूर हो जाते हैं। तो एक समय जहाँ पे जिनके, क्योंकि वहाँ पे तमाम सारे लोग जाते थे पूजा कराने, तो पूजा के वहाँ पे एक भंडारा या जिसको हम कहते हैं उस तरह की अर्चना हो रही होती है। तो वहाँ पे फ्री में खाना मिल रहा होता है, क्योंकि सभी लोगों ने डोनेट किया होता है, तो वहाँ पे ये भी बैठ जाते हैं और इनको हटा दिया जाता है। उसकी शर्त ये थी कि सभी लोग जो हैं जनेऊ पहन के, ऊपर का जो बदन है वो नहीं कपड़े होने चाहिए, और उसका एक था कि वहाँ पे जैसे ही बैठते इनको हटा दिया जाता है, कहते हैं आप ब्राह्मण नहीं है इसलिए आप यहाँ पे नहीं खा सकते। तो इनको समझ में आता है कि ये कपड़े उतारने का मतलब जनेऊ को धारण करने वाले लोग जो हैं वो ब्राह्मण थे। तो वहाँ से ये ब्राह्मणों के खिलाफ हो जाते हैं, और ब्राह्मणों जो अंधविश्वास फैला के अपनी जो कास्ट हायरार्की को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं और ताउम्र करते हैं पूरी जिंदगी भर। In 904 he went to बनारस and saw the corruption in हिंदू ब्राह्मण। इसी के साथ साथ वो देखते हैं किस तरह से वहाँ के जो पंडित होते थे बनारस के, वो तमाम तरह के सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास फैला के लोगों से पैसे उगाही करते थे, लोगों को लगातार बेवकूफ़ बनाते थे, अलग अलग चीज़ों से जितना से अधिक पैसा हो सके उनसे दान में लेते थे। और इन सब चीज़ों को, करप्शन को देख के उनका धर्म के प्रति, और जिसको कह सकते हैं ब्राह्मण उस समय धर्म के जो ठेकेदार है उनके प्रति इनका जो आइडिया है वो लगातार बदलता रहता है। इसके बाद जैसे हमने बोला, आफ्टर द he fought against the superstition of Hindus till the end of life। इस बीच में अपनी वो राजनीतिक गतिविधियां भी चलाते हैं